नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत रूसो के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत बताया है उसने जो बताया है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत भोला भाला, एकाकी, निस्वार्थी, स्वतंत्र, आदर्श भोला, आदर्श बर्बर के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था भी उचित अनुचित, स्वार्थ से रहित स्वतंत्र अवस्था थी। लेकिन थोड़े समय के बाद संपत्ति की जो भावना पैदा हुई उसके बाद मेरे तेरे की भावना समाज के अंतर्गत व्याप्त हुई और प्राकृतिक अवस्था का जो स्वतंत्रता थी, भोलापन था, वो सब खत्म हो गए और अराजकतापूर्ण अवस्था स्थापित हो गई। और जो गरीबी, मजबूरी, दरिद्रता, असमानता, अस्वतंत्रता, परतंत्रता की जो स्थिति थी उससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया और अपने सारे जो अधिकार है वो समाज को सामूहिक रूप से समाज को समर्पित कर दिए और उसके फलस्वरूप सामान्य इच्छा की उत्पत्ति हुई। यानी कि जो राज्य का निर्माण हुआ उसे हम सामान्य इच्छा कह सकते हैं। सामान्य इच्छा के निर्देशन में रहते हुए व्यक्तियों ने जो आपस में मिलकर समझौता किया उस समझौते के फलस्वरूप सामान्य इच्छा उत्पत्ति हुई। अब सामान्य इच्छा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके बारे में रूसो ये बताते हैं। जैसे सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कुछ विद्वान तो इसका बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कुछ विद्वान इसका विरोध भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। जैसे आदर्शनीय मानते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का न सिर्फ मौलिक सिद्धांत है बल्कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भी इसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार एक और विद्वान है जॉन्स, वो ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत है, एक दिलचस्प सिद्धांत है और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थिति तो रखता ही है, रूसो के विचारों के अंतर्गत भी अपना केंद्रीय स्थान रखता है। तो सामान्य इच्छा क्या है उसके अंतर्गत उसको स्पष्ट करते हुए रूसो का जो ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंतर्गत उसने सामान्य इच्छा का जो वर्णन किया है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। रूसो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत दो प्रकार की इच्छाएं होती है। यानी कि व्यक्ति निरंतर इच्छाएं या विचार या भावनाएं, संवेदनाएं निरंतर उसकी चलती रहती है। और ये जो संवेदनाएं, भावनाएं, विचार है ये दो तरह के होते हैं। पहला ये है कि कुछ विचार संकुचित होते हैं, स्वार्थपूर्ण होते हैं, अविवेकपूर्ण होते हैं। तो उसको रूसो ने जो नाम दिया है वो यथार्थ इच्छा का नाम दिया है। यथार्थ इच्छा का तात्पर्य यह है कि रूसो ये कहता है जो यथार्थ इच्छा है वो अविवेकपूर्ण, स्वार्थ पर आधारित होने के कारण संकुचित है। जैसे कोई व्यापारी है वो मिलावट करना चाहता है, मिलावट करता है तो उसकी जो इच्छा है वो चूंकि स्वार्थ पर आधारित है इसलिए उसको यथार्थ इच्छा कहेंगे। और ये क्योंकि वो मिलावट में सिर्फ अपने लाभ की सोचता है, उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में वो नहीं सोचता, तो उसको हम यथार्थ इच्छा कहेंगे। रूसो ये कहता है कि व्यक्तियों के पास यथार्थ इच्छा भी है तो आदर्श इच्छा भी है। आदर्श इच्छा जो है, जैसे यथार्थ इच्छा तो संकुचित है, अविवेकपूर्ण है, अस्थायी है, क्षणिक है, जबकि आदर्श इच्छा है वो व्यापक है, दूरदर्शी है, स्थायी है और विवेकपूर्ण है। जब स्वार्थी व्यक्ति की इन दोनों इच्छाओं के बीच आपस में संघर्ष होता है और चूंकि व्यक्ति विवेकपूर्ण है, नागरिक समाज सभ्य है, तो
उसकी जो आदर्श इच्छाएं है वो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है और सामान्य इच्छा इन्हीं आदर्श इच्छाओं का योग कही जा सकती है। यानी कि जब व्यक्ति के अंतर्गत सभी सार्वजनिक हित की इच्छाएं रह जाती है और अविवेकपूर्ण और स्वार्थी इच्छाएं खत्म हो जाती है, तब सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। तो सामान्य इच्छा के लिए जैसे रूसो ये कहता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो। जब व्यक्ति सभी के कल्याण के बारे में सोचता है तो यह सामान्य इच्छा कहलाती है। ग्रीन ये कहता है कि सामान्य हित की सामान्य चेतना, सामान्य हित की सामान्य चेतना ये सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा को जहां लोकतंत्र के जो समर्थक विद्वान हैं उन्होंने मुक्त कंठ से सामान्य इच्छा की तारीफ की, प्रशंसा की, वहीं जो निरंकुश शासन के समर्थक है उन्होंने सामान्य इच्छा के समर्थन लेते हुए, सामान्य इच्छा का अवलंबन लेते हुए अत्याचार भी किए हैं। तो सामान्य इच्छा को लोकतंत्र के समर्थक भी ग्रहण करते हैं तो निरंकुश तंत्र के समर्थक भी अपने अनुसार इसका अर्थ लेते हैं। लेकिन रूसो ने ये कहा है कि सामान्य इच्छा के लिए आवश्यक है कि ये सामान्य व्यक्ति की इच्छा हो, सामान्य व्यक्ति यानी कि सभी व्यक्तियों की इच्छा हो, और दूसरा व्यक्तियों के विवेक पर आधारित सार्वजनिक हित की इच्छा हो। व्यक्तियों का विवेक पर आधारित विवेकपूर्ण नहीं है, विवेक पर आधारित सभी लोगों के कल्याण की जो इच्छा है उसे हम सामान्य इच्छा कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है वो भी रूसो बताता है कि जब व्यक्तियों की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के ऊपर आदर्श इच्छा या सार्वजनिक हित की इच्छा विजय प्राप्त कर लेती है, सिर्फ आदर्श इच्छाएं रह जाती है, तो सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा के निर्माण के 3 स्रोत जैसे रूसो बताता है। पहला है उद्गम की दृष्टि से। सामान्य इच्छा का जो उद्गम है वो सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के अंतर्गत है, कुछ व्यक्तियों की नहीं बल्कि उस समाज के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों की आदर्श इच्छाओं के अंतर्गत इसका उद्गम होता है। क्षेत्र की दृष्टि से इसका निर्माण उस राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों की ये इच्छा है, एक व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों की ये इच्छा है। और तीसरा इसका अंतर्गत ध्येय क्या है, ध्येय की दृष्टि से इसका ध्येय है सभी व्यक्तियों का कल्याण, किसी एक वर्ग विशेष का कल्याण नहीं बल्कि उस राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों का कल्याण सामान्य इच्छा के अंतर्गत है। सभी व्यक्तियों की सभी इच्छाओं का योग, सभी लोगों के कल्याण की इच्छाओं का जो योग है उसे हम सामान्य इच्छा कह सकते हैं। रूसो ने इसे और स्पष्ट करते हुए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है, बताया है। रूसो ने जो सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई है वो विशेषताएं हम संप्रभुता की जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत भी हम वही विशेषताएं दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सामान्य इच्छा है एज एक संप्रभुता के रूप में है। व्यक्ति अपने सारे अधिकार पूरे समाज को प्रदान कर देता है, चूंकि वो भी समाज का ही एक अंग है, इसलिए व्यक्ति ने अपने अधिकार समाज को प्राप्त करते हुए समाज के एक अंग के रूप में वापस प्राप्त भी कर लेता है। तो कोई भी व्यक्ति अपना अकल्याण नहीं करना चाहता, सभी व्यक्ति अपना कल्याण ही करना चाहते हैं। तो सामान्य इच्छा भी सभी के कल्याण और सभी के नियंत्रण और निर्देशन में रहते हुए, नियंत्रण और निर्देशन में सभी को रखते हुए कार्य करती है। तो उसकी क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, सामान्य इच्छा अखंड है, यानी कि उसको खंडित नहीं किया जा सकता है। खंडित करने का तात्पर्य यह है कि सामान्य इच्छा के एक भाग को किसी और को प्रदान करना, सामान्य इच्छा के दूसरे भाग को किसी और को प्रदान करना यह संभव नहीं है।
सामान्य इच्छा पूरे समाज के द्वारा ही प्रकट होती है, खंड खंड रूप में ये प्रकट नहीं होती है। दूसरा, इसके अंतर्गत सामान्य इच्छा की विशेषता है संप्रभुता। सामान्य इच्छा पूरे समाज के ऊपर उसका अधिकार है, संप्रभु है। वो जो चाहे कार्य कर सकती है और सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों के ऊपर सामान्य इच्छा अपना नियंत्रण और निर्देशन रखती है। प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य इच्छा के नियंत्रण और निर्देशन में रहते हुए ही कार्य करना है, यानी कि सामान्य इच्छा संप्रभु है। नेक्स्ट, इसकी अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, यानी कि सामान्य इच्छा किसी को प्रदान दी नहीं जा सकती, बल्कि संपूर्ण समाज के द्वारा ही इसका प्रतिनिधित्व कह सकते होता है, प्रयोग करती है। संपूर्ण समाज के द्वारा ही इसका प्रयोग होता है। वो किसी व्यक्ति विशेष या प्रतिनिधि को प्रदान नहीं की जाती, यानी कि अदेय है, दी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट, इसकी विशेषता अप्रतिनिधित्व। अप्रतिनिधित्व के लिए रूसो ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा जो है, एक मिनट यार, सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व है, यानी कि सामान्य इच्छा को किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। रूसो ये कहता है कि इंग्लैंड चुनाव के समय ही स्वतंत्र होता है, बाकी स्वतंत्र नहीं होता। इससे उसका तात्पर्य ये है कि सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व है। सामान्य इच्छा के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य संभव हो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि शासन कार्य के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, उसका वो समर्थक है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत उचित। सामान्य इच्छा हमेशा उचित है, न्याय संगत है। सामान्य इच्छा उचित क्यों है? क्योंकि ये व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है, और जब व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है तो आदर्श इच्छाएं जो कि सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित है, उसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थ भावना नहीं है, और स्वार्थ भावना नहीं होने के कारण ये कोई गलत कार्य नहीं कर सकती, यानी कि ये हमेशा उचित है। इसके अलावा सामान्य इच्छा स्थायी है। स्थायी का तात्पर्य ये है कि सामान्य इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती है। सामान्य इच्छा स्थायी रहती है, अस्थायी नहीं है। नेक्स्ट, इसकी विशेषता है लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा लोक कल्याणकारी है, हमेशा जनता के कल्याण से संबंधित ये इच्छा है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित है, और विवेक पर आधारित होने के कारण सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित है। सामान्य इच्छा कानूनों के द्वारा अभिव्यक्त होती है, कानून के द्वारा अभिव्यक्त होती है, यानी कि सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करने का एकमात्र आधार कानून है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत सामान्य इच्छा निरंकुश है। निरंकुश है, सामान्य इच्छा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से जो भी निर्णय करना होगा सामान्य इच्छा के द्वारा निर्णय होगा। सामान्य इच्छा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों की सार्वजनिक हित की जो इच्छाएं है उसका योग होने के कारण ये जो भी कार्य करेगी वो कल्याणकारी कार्य करेगी और कोई अविवेकपूर्ण कार्य नहीं करेगी। इसलिए ये निरंकुश है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये सामान्य इच्छा की विशेषताएं थी। रूसो सामान्य इच्छा को और ज्यादा स्पष्ट करते हुए रूसो ने ये बताया है कि सामान्य इच्छा और बहुमत एक नहीं है। हो सकता है कि बहुमत सामान्य इच्छा के लिए संख्या का कोई महत्व नहीं है।
सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की, कुछ व्यक्तियों की और सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। सामान्य इच्छा के अंतर्गत बहुमत का, संख्या का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा यदि अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार किया जाता है तो क्या उसे सामान्य इच्छा कहेंगे? उसे सामान्य इच्छा नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा जो सामान्य इच्छा है उसे सर्वसम्मति भी नहीं कह सकते। सर्वसम्मति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यदि सर्वसम्मति से किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय लिया जाए जो कल्याणकारी नहीं है तो उसे सामान्य इच्छा नहीं कह सकते। यानी कि सामान्य इच्छा को समझने के लिए आवश्यक है कि सामान्य इच्छा कल्याण पर ही आधारित होती है, सभी व्यक्तियों के कल्याण पर ही आधारित होती है। तो सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लिया जाए लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है तो उसे सामान्य इच्छा नहीं कहेंगे। रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा और लोकमत को भी हम सामान्य इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार लोकमत को समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या अन्य किसी साधनों के माध्यम से लोकमत को भ्रष्ट भी किया जा सकता है। और जब लोकमत भ्रष्ट होता है तो स्वार्थ से परिपूर्ण है। स्वार्थ से परिपूर्ण किसी भी प्रकार की इच्छा को सामान्य इच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो सामान्य इच्छा का तात्पर्य यही है कि सामान्य इच्छा हमेशा जनता के कल्याण पर सामान्य रूप से आधारित होगी और इसके अंतर्गत न तो कोई संख्या का महत्व है और न किसी भी प्रकार के व्यक्तियों का कोई महत्व है कि इतने व्यक्तियों की सहमति आवश्यक हो, कोई महत्व नहीं है। ये सामान्य इच्छा विवेकपूर्ण, आदर्श, जन कल्याणकारी इच्छाओं पर ही आधारित है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की, किसी भी सत्ता का, किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। तो रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में आज हमने अध्ययन किया।